if you spare a little of your imagination, it is a film to describe to you the effect of cymatic frequencies on matter. So, hello everyone, my name is Basant and I am MSc Physics first semester student at SM campus पिथौरागढ़। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फैराडे केज के बारे में। सबसे पहले हम फैराडे केज के थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम इसको आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखें आप इस वीडियो को। अगर आपको इसके थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन के बारे में पहले से पता है या आपको इसका थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन नहीं जानना है, देन यू कैन स्किप वीडियो और 10 मिनट के बाद आप इसका डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हो। तो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले थोड़ा-सा फैराडे के बारे में जान लेते हैं। माइकल फैराडे इज़ अ वेरी बिग नेम इन फिजिक्स, ठीक है? और एक्सपेरिमेंटल पार्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? आप फैराडे की वैल्यू इस तरीके से समझ सकते हो, एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने रीडिंग रूम में भी फैराडे साहब का फोटो लगाया है। तो तुम इस तरीके से समझ सकते हो कि फैराडे कितना बड़ा नाम है साइंस की दुनिया में। तो लेट अस टॉक अबाउट थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। जैसा कि आपको स्क्रीन में एक पिंक कलर का स्फीयर दिख रहा होगा, एक्चुअली में ये एक सॉलिड मेटालिक स्फीयर है। मतलब इसको तुम कोई सा भी आयरन आयरन का बॉल कंसिडर कर सकते हो या तुम इसको एल्यूमिनियम इस तरीके से किसी का भी बॉल इसको कंसिडर कर सकते हो। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आप मार्केट से इस तरीके से एक कोई सा भी मेटल का बॉल परचेज़ करके लेकर के आइए, तो आप लेकर के आते हो और मैं आपसे अब क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या इस मेटल के बॉल में कोई भी करंट है? तो तुम क्या कहोगे? नो, बिकॉज़ तुम इसको मार्केट से परचेज़ करके आए हो और इसमें कैसे करंट हो सकता है ना? जो कि नॉर्मली बात है। अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि हम कहते हैं ना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट। तो मैं इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता हूँ, एज अ रेस्ट पे कंसिडर कर सकता हूँ इस सॉलिड स्फीयर के कि मतलब इन सब इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है यू, मैं उसको जीरो मान सकता हूँ और मैं बोलूंगा कि ये इट्स काइंड ऑफ, यू कैन से दैट स्टैटिक कंडीशन पर है। यहाँ पर जो वर्ड यहाँ पर यूज किया मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसी वजह से मैंने इस वर्ड का यूज किया था, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगेगा कि जो चार्ज है इज एट रेस्ट। तो क्या है कि देखो, अगर हम बात करते हैं करंट के फ्लो के बारे में, तो अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से कहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता हूँ लाइक अ पॉजिटिव और यहाँ पर कहीं नेगेटिव बना देता हूँ, तो फिर जो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होंगे इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है और ये एक फिर करंट को बनाएंगे। तो फिर ये क्या हो जाएगा, हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर स्फीयर हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या है, इसमें कोई भी यहाँ पे करंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। सपोज दैट मैं एक पॉइंट ए कंसिडर करता हूँ यहाँ पे और एक पॉइंट बी यहाँ पर कंसिडर करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, जिसको मैं डेल्टा वी दिखाऊंगा, वो क्या रहेगा, जीरो। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, इसका मतलब कि यहाँ पर जो पोटेंशियल रहेगा, वी ए पे जो पॉइंट पे पोटेंशियल रहेगा वो वी बी के पॉइंट के इक्वल होगा। ठीक है, इसका मतलब कि जो हर पॉइंट पे इसका पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। अगर कहीं पर पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया तो वहां पर से ऐसा कुछ करंट देखने को मिलेगा आपको, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बिकॉज हम कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है, चार्ज रेस्ट पर है, तो जाहिर सी बात है कि हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो इसी वजह से जो हमारा जो मेटल होता है वो क्या होता है, हमारा इक्वियो पोटेंशियल सरफेस होता है। मतलब उसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम होता है, जो कि मैंने ब्यूटीफुली इस वाले फिगर पे समझाया है। यहाँ पर जस्ट मैंने क्या किया है कि उसी मेटल का कोई आर्बिट्ररी शेप लिया है, ऐसा कोई पर्टिकुलर तो है नहीं कि स्फीयर ही ले हम मेटल का शेप। तो अगर हम एक एक पॉइंट से बी पॉइंट पर जाते हैं तो वहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसमें, तो वो कितना होगा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। मतलब एक बी पॉइंट पे पोटेंशियल ए पॉइंट के इक्वल होगा, तो कोई भी ऐसा करंट हम नहीं दिखा सकते वहां पर उस केस में। दैट्स वाई सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज अ इक्विपोटेंशियल, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कंडक्टर की, कि सपोज दैट मैं इस कंडक्टर के वॉल्यूम में कुछ चार्ज रख देता हूँ। अब ये मैंने एक्सटर्नल चार्ज उठाया और मैंने इस कंडक्टर के इनसाइड पे प्लस क्यू चार्ज दे दिया। अब कंडक्टर का प्रॉपर्टी ये है कि जो ये प्लस क्यू चार्ज है वो इस कंडक्टर के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बीइंग अ साइंस स्टूडेंट ऑलवेज थिंक व्हाई, क्यों कंडक्टर के अंदर अगर हम कोई चार्ज रखते हैं तो सारा चार्ज हमारे सरफेस ऑफ द कंडक्टर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसका रीजन क्या है। तो देखो, इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के हमारे पास बहुत तरीके होते हैं। जैसे कि हम ना केमिस्ट्री में एक
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं CH4 की, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ तो वो कुछ इस तरीके से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। सो हैव यू एवर थिंक कि मतलब ये इस तरीके का स्ट्रक्चर क्यों है इसका? ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जो ये CH4 है वो खुद को क्या करना चाहता है? स्टेबल बनाना चाहता है। तो ये अपने आप को कुछ इस तरीके से ओरिएंटेशन देता है कि जहाँ पर ये जो इनके बीच में क्या हो, मिनिमम रिपल्सन हो। तो ये एक ऐसे ऐसे अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में क्रिएट कर लेता है जहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर इस वाले पर्टिकुलर एंगल पे इन दोनों के बीच में मिनिमम रिपल्सन होता है। सेम लॉजिक तुम यहाँ पर भी लगा सकते हो। अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई चार्ज है, तो एक ही चार्ज नहीं हो सकता है ना, बहुत सारा चार्ज प्लस क्यू चार्ज है। तो ये प्लस क्यू चार्ज भी क्या करना चाहेंगे? खुद को एडजस्ट करना चाहेंगे, रिपल्सन करना चाहेगा, है ना? तो फिर ये भी एक ऐसा लास्ट में अपना एक इस तरीके का ओरिएंटेशन चाहेगा जहाँ पर मिनिमम रिपल्सन हो, और वो ओरिएंटेशन क्या होगा यहाँ पर? इसका सरफेस, क्योंकि सबसे दूर डिस्टेंस पर वो सरफेस पर ही अपने चार्ज को क्या कर सकता है? सरफेस तक लेकर के आ सकता है। इस वजह से मटेरियल के अंदर तुम अगर कोई भी चार्ज दोगे प्लस क्यू, तो सारा का सारा चार्ज उसके सरफेस पर आ जाएगा। तो नीचे पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने एक कंडक्टर विथ कैविटी दिखा रखी है। कैविटी कुछ नहीं है, कुछ मटेरियल मैंने क्या कर दिया, कंडक्टर से निकाल दिया है। जैसे कि तरबूज होता है, तरबूज के अंदर से तुम कुछ लाल भाग निकाल लो तो उसका तो एक इस तरीके का वहाँ पर एक कैविटी, एक होल जैसा बन जाएगा, बस उसी को दिखा रखा है। और उसके जो आसपास है वो तो फिर मटेरियल है कंडक्टर का, उसको तो मैंने वैसा ही दिखा रखा है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस कंडक्टर के अंदर पे कोई एक चार्ज रख रहा हूँ, लेट अस से प्लस क्यू। इसको मैंने एक अंदर पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया। तो ये प्लस क्यू चार्ज तुम्हें पता है कि क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करेगा। कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होता है ना प्लस क्यू चार्ज से। तो चारों ओर क्या करेगा? प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करेगा। अब क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस कंडक्टर के सरफेस पर भी एग्जिस्ट करेंगी? आस्क क्वेश्चन योरसेल्फ। और इसका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्यों ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इस कंडक्टर के इस मटेरियल पर शो नहीं हो सकता? ऐसा क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि कंडक्टर इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, कि मतलब हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब, इस एरो का मतलब यह है कि यहाँ पर कुछ पॉजिटिव है, यहाँ पर कुछ नेगेटिव है। तो ऐसा हम बोलते हैं ना कि ये यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। एक तरफ हम बोल रहे हैं कि कंडक्टर इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, की कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। दूसरी ओर यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है। तो इस वजह से क्या होगा? ये दोनों क्या कॉन्ट्राडिक्ट है। इसका मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रखी है हमने कंडक्टर के अंदर, ये एग्जिस्ट नहीं करेंगी। ठीक है? इसका मतलब कहीं न कहीं जो ये प्लस क्यू से जो फ़ील्ड लाइन आ रही है बाहर को, ये अंदर ही अंदर वैनिश हो जा रही है। और ये एक ही केस में वैनिश हो सकती है जब क्या हो? अंदर कोई नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो। ठीक है? तो जैसे ये प्लस क्यू है तो इसके चारों ओर क्या हो जाएगा? हमारा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। जिससे क्या होगा कि सारा का सारा जो अंदर का फ़ील्ड लाइन है, वो अंदर ही क्या हो जाएगा? वैनिश हो जाएगा, इस तरीके से। अगर यहाँ पर इस तरीके से नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, तो इस कंडक्टर के सरफेस पे कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा? पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये जस्ट एक इंडक्शन का फिनोमिना है जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया इस तरीके से। इंडक्शन का फिनोमेना आप आसानी से समझ सकते हो, जैसे कि आपने ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर अपने घर पे किया होगा कि एक कॉम्ब होता है जैसे इस तरीके से, उस कॉम्ब को सबसे पहले आप अपने बालों पे रब कीजिए। तो सपोज़ दैट रब करने के बाद तुम्हारे कॉम्ब में इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया है, ठीक है? अगर तुम इसके कॉन्टैक्ट में किसी दूसरे सरफेस को लेकर के आते हो, तो ये इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। अट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है, वो जो ऊपर पे रखा है हमने, उसके उस पर क्या कर लेता है, ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर लेता है, ठीक है? और ऐसे इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर क्रिएट हो जाएगा। तो एक जगह नेगेटिव, एक जगह पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। यही फेनोमेना क्या है? इंडक्शन। सपोज़ कि आप एक और चार्ज लाते हो, एक्सटर्नल चार्ज, जो कि यहाँ पर आप प्लेस कर देते हो। तो ये प्लस क्यू चार्ज है बिकॉज़ ये यहाँ पर इस कंडक्टर का ये सरफेस है। तो इस सरफेस पे ये क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा क्रिएट होने लग जाएँगे यहाँ पर इस तरीके से। फिर जो ये इलेक्ट्रिक फ़ील्ड लाइन्स आ रही है प्लस क्यू से, वो क्या होगा? यहाँ पर नेगेटिव पर ही वैनिश हो जाएँगी। ठीक है? कुछ इस तरीके से वैनिश हो जाएँगी। और जो अंदर से रखा है हमने प्लस क्यू, उससे जो इलेक्ट्रिक फ़ील्ड लाइन्स निकल रही है, वो हमारी इस कैविटी के अंदर ही वैनिश हो जा रही है। तो आप समझ रहे हो ना कि मतलब बाहर से जो रेडिएशन आ रही है, जो बाहर है, वो इसके अंदर नहीं जा पा रही है।
तो इट्स काइंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। जो ये मेटल का सरफेस है वो एक शील्डिंग की तरह काम कर रहा है, जो अंदर रखी चीज को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, किससे, बाहर वाली चीज से। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है माइक्रो फैराडे केज का भी। मतलब अगर तुम इसके अंदर फैराडे केज के अंदर कोई भी डिवाइस रखते हो तो उससे जो रेडिएशन होगा, कुछ भी होगा, वो अंदर ही अंदर इस वैनिश हो जाएगा। और जो हमारे बाहर पे प्लस टू चार्ज होगा, उससे जो रेडिएशन निकलेगा वो इस सरफेस पर ही टर्मिनेट हो जाएगा, इस सरफेस पर ही वैनिश हो जाएगा, इसी सरफेस पर वैनिश हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है फैराडे केज का। ठीक है, एक और देखते हैं कि फैराडे केज का डेमोन्स्ट्रेशन हम कैसे दे सकते हैं। उसके लिए मैंने थोड़ा सा अगर बता दूं तो एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ किया है। एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर मैं डिफरेंट तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स को रखने वाला हूँ, और फिर मैं उन पर सिग्नल को ट्रांसफ़र करने की कोशिश करूँगा बाहर से। तो देखूंगा कि एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर कोई भी यहाँ पर हमें सिग्नल ट्रांसफ़र होते हुए नहीं दिखाई देगा, क्योंकि एल्यूमिनियम फॉइल एक शील्ड की तरह काम करेगा। तो लेट अस सो चलिए स्टार्ट करते हैं अब डेमोन्स्ट्रेशन। सो फैराडे केज के लिए आपको बहुत सारी सामग्री नहीं चाहिए, बस आपको एक एल्यूमिनियम फॉइल चाहिए, बिकॉज तुम्हें पता है ना, एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर। एक मेटल है जिससे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है, और एक कोई सा भी सीजर चाहिए इसको कट करने के लिए। और जो इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो आएंगे हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स, जो हम फैराडे केस के अंदर रखने वाले हैं। फैराडे केस के अंदर तुम कोई भी फ़ोन रख सकते हो, कोई भी कार, इलेक्ट्रिक कार रख सकते हो, मतलब जो छोटा रिमोट कंट्रोल होता है, या इस तरीके का कोई भी तुम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स रख सकते हो जो सिग्नल्स को रिसीव करे। जैसे कि एक मेरा सिग्नल रिसीवर माइक्रोफोन है जो कि फैराडे केस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं जो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ वो इस मिनी रिमोट कंट्रोल कार से करने वाला हूँ। सो फैराडे केज के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, एक रिमोट कंट्रोल कार लिया है, जो कि देख सकते हो सिग्नल है। अगर मैं यहाँ से इस बटन को प्रेस करता हूँ तो यहाँ मेरे को एक्टिविटी देखने को मिलती है, देख सकते हो कुछ इस तरीके से। ये अगर इस तरीके का ये किया जाए तो यहाँ ये, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि बिना एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर प्लेस किए हुए मैं इस कार को सिग्नल्स ट्रांसफर करूंगा। उसके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए तुम कुछ इस तरीके से पुराने पेपर्स ले सकते हो। इसलिए मैं इसमें रैप करने वाला हूँ। नाउ इट्स टोटली पैक्ड। ठीक है, अब कोशिश करते हैं यहाँ से सिग्नल ट्रांसफर करने के। ठीक है, नॉर्मल लॉजिक क्या लग रहा है, जाहिर सी बात है ट्रांसफर होना चाहिए सिग्नल। देखते हैं, देख सकते हो सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस कार को मैं इस एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर अच्छे से रैप कर दे रहा हूँ। इसको मैंने अच्छी तरीके से पैक कर दिया है, आई थिंक ये काम करेगा। सो नाउ लेट अस चेक। देख सकते हो तुम, इसके अंदर कोई भी प्रोसेस नहीं देखने को मिल रही है। इट्स लाइक कि मतलब इसके अंदर कोई पत्थर डाल रखा है, अब अंदर क्या भर रखा है कुछ पता नहीं चल पा रहा है, नहीं पड़ रहा है। यही क्या है, फैराडे केज है जो कि काम कर रहा है, देखो इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या है, साइंस वर्क्स। तो अगर आपके पास कोई भी इस तरीके का रिमोट कंट्रोल कार नहीं है, सो इन दैट केस व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन डू फॉर डेमोन्स्ट्रेट फैराडे केस। सो कहीं से भी दो फोन अरेंज कीजिए, आप किसी का भी ले सकते हो अपने घर में, मम्मी पापा भाई बहन किसी का भी। सबसे पहले मैं इसको एल्यूमिनियम फॉइल में रैप नहीं करूंगा। उस केस में अगर मैं इसको कॉल करूंगा तो कॉल यहाँ जाएगा, नॉर्मल सी बात है। फिर हम क्या करेंगे, इसी को एल्यूमिनियम फॉइल में रैप करके देखेंगे, और हम देखेंगे कि वहां पर कोई भी कॉल अंदर नहीं जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो सिग्नल को क्या नहीं करना देगा, अंदर ट्रांसफर नहीं होने देगा एक फोन से दूसरे फोन में। तो सबसे पहले विदाउट एल्यूमिनियम फॉइल आई एम गोइंग टू जस्ट यूज दिस प्लास्टिक। यू नो दैट ये तो एक प्लास्टिक है, ऐसा इंसुलेटर है, वर्क करेगा, ऐसा कोई कंडक्टर तो है नहीं। तो जस्ट फॉर शोइंग पर्पस, तो मैं इसको इसके अंदर प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको यहाँ पर रख देते हैं। नाउ लेट्स कॉल। तो जैसे मैं इसमें कॉल करता हूँ, तो आप दूसरे वाले में घंटी जा रही है, तो कुछ इस तरीके से जा रही है। सो तो अब मैं इसको एल्यूमिनियम फॉइल में रैप कर रहा हूँ।
तो मैंने इसको अच्छी तरीके से रैप कर दिया है। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखिए ना, इसी वाले फ़ोन में यहीं से। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। So thank you so much everyone for watching this video, and please share as can as possible if you want.